हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंट्स का बहुत छोटा सा क्यूट सा चैप्टर पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, तो ख़त्म करते हैं, पर पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिकली क्वेश्चन इसके मतलब चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं आते भी है तो 1-2 नंबर के आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ। ये थियोरेटिकल है पूरा, बट हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या है, क्योंकि ये टर्म्स बहुत यूज़ होती हैं बाकी कंसेप्ट को समझाने में। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। सिंपल भाषा में चलेंगे, बहुत प्यार से समझ में आएगा। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम प्रोविजंस को समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने बचपन में आपने अपने घर में देखा होगा या फिर मूवीज़ में देखा होगा। वैसे घर में तो खैर नहीं होता ज़्यादा, ये अब तो बिल्कुल नहीं होता, पर पहले के ज़माने में या फिर मूवीज़ में आपने देखा होगा गुल्लक बनाए जाते थे। गुल्लक मतलब जो पिग्गी बैंक टाइप होता है तुम्हारा, वो गुल्लक बनाए जाते थे। उसमें एक चिट लगाई जाती थी। जैसे हमको अगर नया घर लेना है तो हमारी अर्निंग्स का एक पार्ट, लेट्स से 2,000 रुपये हम अर्न करते हैं, उसका एक पार्ट हम नए घर के गुल्लक में डालेंगे। 1,000 रुपये हमने इसमें डाल दिए। बहन की शादी के लिए हमने 500 रुपये डाल दिए, और माँ के इलाज के लिए 500 रुपये डाल दिए। हम ये भी कुछ भी हो सकता है, हर महीने हम डाल रहे हैं, हर साल डाल रहे हैं। तो हमको पता था कि मैंने इस गुल्लक से क्या खर्चा करना है, इस गुल्लक में क्या खर्चा करना है, और इस गुल्लक से मैंने क्या खर्चा करना है। सिंपल। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिखता है। तो अगर मैं इसको हटा दूं सबको, अब आप देखो, हमारा साल शुरू होता है अप्रैल में, बहुत बढ़िया जी, ख़त्म हो जाता है मार्च में, बहुत बढ़िया। मतलब अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर रन करता है। ठीक है, पर यार मार्च जब एंड हो गया, लेट्स से 31 मार्च पे आप खड़े हो, तो क्या आपको पता है कि कुछ एक्सपेंसेस जो मेरे साल के बाद आने वाले हैं पर पर्टेन करते हैं, पर्टेन मतलब बिलोंग करते हैं पिछले साल को, मतलब फाइनेंशियल 21-22 को ही बिलोंग करते हैं, बट वो होंगे बाद में। फॉर एग्जाम्पल टैक्स का खर्चा, टैक्स का एक्सपेंस जो है हमें साल के दौरान नहीं पता लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा सर? हमें रेवेन्यू पता है, एक्सपेंसेस पता है। अभी आपको आइडिया नहीं होगा, बट टैक्स कंपनीज के केसेस में ऐसे नहीं निकाला जाता। बेसिकली कुछ अलाउंस और डिसअलाउंस होती हैं। इसका क्या मतलब है, हल्के में बता रहा हूँ, मतलब तुम्हारे बिल्कुल काम का नहीं है अभी तो ये। जैसे कि मैंने बोला, लेट से मैंने बैलेंस शीट बनाई कि मेरा 1,000 रुपये रेवेन्यू था, 200 रुपये मेरा एक्सपेंस था, 800 रुपये मेरी इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया। बेसिकली मैंने इस पर टैक्स पे कर दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10% रेट है नहीं वैसे, पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ। 80 रुपये मैं टैक्स पे करूँगा गवर्नमेंट को, मेरे हिसाब से इतना बनता है। गवर्नमेंट ने चेक करा इसको, बोला ऑडिट हुआ हमारा, हमको पता लगा कि ये 200 नहीं है, इस 200 में जो तुमने कुछ एक्सपेंसेस ऐसे ले रखे हैं जो ज़्यादा हैं, तो ये तो 150 होना चाहिए या फिर ये 100 होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेरे को जो मैं अलाउ करता 200 रुपये अलाउ करता है एक्सपेंस, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आपका 50 रुपीज़ डिसअलाउ होगा, 150 अलाउ हो जाएगा। इस केस में 100 रुपीज़ डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये टैक्स का अमाउंट भी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मेरा इनकम बढ़ जाएगी, मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। तो हमें सर्टेन नहीं होता साल के एंड में जब हम खड़े हैं कि हमारा टैक्स का अकाउंट बेसिकली कितना एक्सपेंस आने वाला है। और एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमको नहीं पता है कि इस साल हमको, क्योंकि देखो हमें बैलेंस शीट जब इशू करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमको इशू करने हैं, तो हमको शेयर होल्डर को ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारी बिज़नेस की क्या सिचुएशन है। ठीक है, हम बस ये बोल दें कि हमको पैसे आने हैं। ठीक है, हम शेयर होल्डर्स को ये बोल देंगे कि यार मेरा 1 लाख रुपए का शेयर एक डेटर है, वो आएगा, पर हमें ये पता है कि यार वो ना 6 महीने से गायब है, फ़ोन नहीं उठा रहा, उसकी बिज़नेस बंद हो चुका है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमें 1 लाख रुपए आ ही जाएगा? नहीं बोल सकते ना, ये हम एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं होगी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा कि हमने कितना परसेंटेज प्रोविज़न बनाया है फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब कि जो डाउटफुल हैं कि वो पैसे देंगे नहीं देंगे। तो लेट्स से 1 लाख रुपए का था, हमने कहा कि यार इसमें से ना 2% अमाउंट ऐसा लग रहा है जो डाउटफुल है। ठीक है, तो 2,000 रुपये ऐसे लग रहे हैं मुझे कि ये डाउटफुल है। तो क्या हमें ये
31 मार्च को सर्टेन होगा, सर्टेन मैं बोल रहा हूँ कि कंफर्म है कि ये दो ही हज़ार का डिफ़ॉल्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है ना। उस केस में हम क्या करते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। तो क्या लिखा है देखो, एज ऑन 31 मार्च 2022 वी आर नॉट सर्टेन विद द अमाउंट ऑफ डाउटफुल डेट्स। कितना डाउटफुल डेट हमारा बैड हो जाएगा, एंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल 21-22, ठीक है, क्योंकि वो बाद में कैलकुलेट होती है। However, since they pertain to FY22, we need to provide, हमको, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंप्लीट कैसे होगा जब तक हम, अगर मैं बिना टैक्स एक्सपेंस के बैलेंस शीट बना दूं तो क्या मेरी बैलेंस शीट ठीक बनी है? नहीं बनी ना, क्योंकि मैंने खर्चा नहीं दिखाया एक, ये तो मिस रिपोर्टिंग हो गई ना। ऐसे ही मेरा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने नहीं बताया कि मेरा कितने का मुझे लॉस हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है, वी नीड टू मेक प्रोविजन इन बुक्स so that their estimate amount can be accounted for। तो हमने ये देखा कि एस्टीमेट बता दो। प्रोविजन का मतलब है कि यार एक खर्चा हमारा सर्टेन है कि खर्चा वो तो होगा, ठीक है, वो होने वाला है, उसका एक एस्टीमेट हमें पता है, उसके बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल बना लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, प्रोविजन इज एन एस्टीमेट अमाउंट सेट असाइड टू मीट एन अनसर्टेन लॉस और एन एक्सपेंस इन फ्यूचर। खर्चा फ्यूचर में होने वाला है, 31 मार्च को नहीं पता हमें कितना होगा, फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके लिए हम पैसे अलग कर रहे हैं, बस वही लिखा है मैंने, पैसे अलग कर लिया फ्यूचर लायबिलिटी की पेमेंट के लिए, ठीक है। बट प्रोविजन में आपको ये पता है, ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि मुझे पता है कि मुझे ये पे करना है भाई, टैक्स लायबिलिटी पे करनी तो है 100% इस साल। डाउटफुल डेट होंगे तो पक्का, पर कितने होंगे नहीं पता। एंट्री क्या मारेंगे हम, P&L टू प्रोविजन, सिंपल। अगर अब मैं P&L से एंट्री मार रहा हूँ तो तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि जितना भी मेरा प्रॉफिट आता है, लेट्स से 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट आता है बिजनेस में, तो मैं इससे ही लेस करूँ, मतलब मैं P&L में हिट करूँगा इसको, टैक्स एक्सपेंस अपना, प्रोविजन और प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट, कुछ भी अमाउंट, मतलब मैं इसमें इसको P&L से हिट करके प्रॉफिट कम करूँगा अपना, ठीक है। तो ये था हमारी प्रोविजन की कहानी। सेकंड है हमारी रिजर्व्स की कहानी। रिजर्व्स क्या कहता है, अब सेम चीज़ है। अब ये आप करते होंगे कि यार एक गुल्लक बनाते होंगे, पर उसका कोई रीज़न नहीं है मैंने क्यों गुल्लक बनाया है, वो एक जनरल फंड है, मतलब मैं हर महीने 1000 रुपये डालता रहता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी चीज़ की, मेरे को गाड़ी लेनी है, ये घर लेना है, ये कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। मैं ले सकता हूँ पर स्पेसिफिक नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं इसको P&L में हिट कर सकता हूँ कि आपने निकालने के लिए नहीं कर सकता यार, क्यों नहीं कर सकता। ये तो मैं पैसे अलग कर रहा हूँ बस, ये मैं पैसे बस बचा रहा हूँ। मेरा अगर नेट प्रॉफिट 1000 रुपये आया तो मैं इस पे से लेस नहीं कर सकता कि मेरा यार जो मेरा आफ्टर रिजर्व मेरा प्रॉफिट 500 रुपये हो गया, मैं ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी प्रॉफिट मेरा ही है। ये मैं फॉर अ सर्टेन खर्चे के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, ये बस मैं इसलिए निकाल रहा हूँ अगर आगे कोई खर्चा होता है तो देखी जाएगी, तो हम उसके लिए यूज़ कर लेंगे। बट सिंस इट इज़ नॉट फॉर अ सर्टेन एक्सपेंस देन वी कैन नॉट डेबिट इट इनटू द P&L, सिंपल, ठीक है। तो प्रोविजन में हमने ये देखा था कि प्रोविजन में हमें खर्चा पता है, कब होगा ये भी पता है, अमाउंट नहीं पता, तो उस अमाउंट के लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टीमेट, ऑन द बेसिस ऑफ सम डेटा, ठीक है। रिजर्व्स के केसेस में हमारे पास सेम चीज़ है, गुल्लक है, पर हमें खर्चा नहीं पता क्या होगा, वो एक जनरल फंड है, ठीक है, और वो कब होगा क्या पता, ना भी हो, इस साल वो खर्चा ना भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक लायबिलिटी, कोई स्पेसिफिक नहीं है। दो तरीके के बेसिकली रिजर्व्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या कहता है, सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। हमने जो हमारा प्रॉफिट आया उसमें से पैसा थोड़ा अलग कर लिया, ठीक है, जो हम डिविडेंड बांटने के लिए हमने रखा हुआ था। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मेरा रेवेन्यू है 5000, खर्चे हो गए 2000, 3000 मेरा बचा, इसमें से मैं कह रहा हूँ यार कि लेट्स से मैंने ना इसमें वो भी जनरल रिजर्व मान ले 1000 रुपये का मैंने अलग कर लिया, तो मेरा 2000 बचा, तो ये 3000 जो अमाउंट है ना, इसमें से मैं डिविडेंड बांट सकता हूँ। तो ये अमाउंट अवेलेबल
मैं नहीं कह रहा डिविडेंड बांट दूंगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड है ये 3,000 रुपये, जिसमें से मैंने 1,000 रुपये निकाल दिया और 2,000 लेट से मैंने बांट दिया, डिविडेंड बांट देते ना, ठीक है। तो कह रहा है कि वो अमाउंट जो प्रॉफिट से निकला हो विच आर अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व तो जनरल है जो मैंने बताया आपको, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। अब आप ध्यान से रखना, अब तुम कंफ्यूज करोगे, तुम बोलोगे ये स्पेसिफिक रिजर्व कैसे हो सकता है रिजर्व, ये प्रोविजन क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है, मैंने आपको फिर बताया। दो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, ये सिंपल सा है। ये जब आप फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो पूरी रात चलती हैं, पूरे दिन चलती हैं, उसमें कुछ वर्कर काम करते हैं, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है बाय लॉ ऑफ इंडिया कि जब भी आप एक फैक्ट्री रन करते हो, जब भी आपको एक प्लांट रन करते हो, तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। क्या होता है इससे, क्योंकि उन जगहों पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने सुना होगा कि वर्कर किसी का हाथ आ गया, आप कुछ फैब्रिक की मिल में काम कर रहे हो, आपका पैर आ गया, आपको चोट लग गई, आप कुछ भारी उठा रहे थे, ये हो गया वो हो गया। तो उस केस में क्या होता है, टू कॉम्पनसेट दैट वर्कर, कंपनी हैज़ टू मेड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसमें से बस पैसा निकालेंगे और उस वर्कर को दे देंगे, मे बी मतलब डेथ हो जाती तो फैमिली को, या फिर ठीक कराने के लिए जो भी है, ठीक है। उस केस में बनता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये आप कहोगे यार सर इसका तो ये तो वो हो गया, स्पेसिफिक हो गया। हाँ ये स्पेसिफिक हो गया, बट इसका पीरियड पता है आपको क्या, कि ये किस पीरियड में आने वाला है? आपको पता है कि इस बार खर्चा हो जाएगा? नहीं पता। तो दैट इज वाई इट इज कंसीडर्ड अंडर रिजर्व्स नॉट प्रोविजन। ऐसे ही होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। मुझे पता है 20 साल का मैंने डिबेंचर इशू कर रखा है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मेरे को रिडीम करना होगा, तब मैं निकाल के पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस करने के लिए, मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, मीटिंग फॉर अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स। मैं ये इसलिए अलग कर देता हूँ। अब सेकंड आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं होता, वो रिजर्व जो बनाया गया हो कैपिटल प्रॉफिट से। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, जो वो रिजर्व जो बनाया गया हो रेवेन्यू प्रॉफिट से, जो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया गया हो। और अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो प्रॉफिट कंपनी के नॉर्मल बिजनेस साइकिल में ना आया हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने से मिला हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने शेयर्स इशू करे, 10 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर हमने 12 रुपये में इशू करे, तो 2 रुपये का हमें प्रीमियम मिला हुआ है। प्रीमियम तो क्या कंपनी का काम है ये शेयर इशू करते रहना अपने कंपनी की? नहीं ना, काम तो नहीं है ना, काम तो साइकिल बनाना या सर्विसेज देना, ऐसा कुछ काम होगा ना। ये तो 2 रुपये का प्रीमियम है, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। हमने हमारी एक मशीन रखी थी, हमने उसको प्रॉफिट पे बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट ऑन सेल, ये भी मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, मान लो आज 31/3 में आप खड़े हो, ठीक है, 20 साल पहले मैंने मशीन खरीदी 1 लाख रुपये, उसको डेप्रिशिएट होते होते अभी 40,000 हो गई है उसकी वैल्यू। 40,000 में उसको रीवैल्यू कराया, उसकी वैल्यू आज 80,000 रुपये मिल रही है मुझे। तो जो ये 40,000 का डिफरेंस है, ये मैं P&L में हिट करूँगा, तो क्या ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है? नहीं, ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल है बस। तो कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाया जाए उनको कहते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। एक और तरीके की फंड होता है, उसको कहते हैं रिजर्व फंड। इफ द रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज एंड सच सिक्योरिटीज आर ईयर मार्क्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पज। ईयर मार्क मतलब कि कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जब ईयर उस वर्ड को कहते हैं, उस टर्म को यूज करते हैं ईयर मार्क, ठीक है। इफ द रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, मतलब कि मैंने किसी बाहर की कंपनी के शेयर, मतलब अपनी को छोड़कर किसी और कंपनी के मैंने शेयर खरीद लिए, मतलब मेरे पे पैसा आया है, प्रॉफिट हुआ है, मैंने शेयर खरीद लिए, ठीक है, उसको कहते हैं रिजर्व फंड। कंडीशन होती है बट उसकी, ये नहीं कि तुम कभी भी, क्योंकि पैसा तुम्हारा भी लगा हुआ है, बाहर भी लगा हुआ है, हमको एक, अब देखो कंडीशन क्या है, रेडी कैश इज़ नीडेड ऑन अ सर्टेन डेट। अब मुझे कुछ एक सर्टेन डेट पर एक पैसे चाहिए, तो मैं विद, इसके लिए वैसे बहुत सारी कंडीशन होती है, बोर्ड अप्रूवल लगता है, फिर SR पास होता है, मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर पास करते हैं, वो सब होके ये होता है।
द फंड कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड इन अदर बिजनेस, इन द बिजनेस इटसेल्फ, ठीक है। अपने बिजनेस में हमको इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना हमें बाहर में होगा, ठीक है। फिर वही बोर्ड रेजोल्यूशन ये सब पास करके हम ये यूज़ कर सकते हैं रिजर्व फंड। ये सीन है। तो ठीक है, इतना ही पढ़ना था आज की क्लास में, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।